आशुतोष, 90 के दशक में जब आप चुनाव आयोग को कवर किया करते थे और आज जो अभिषेक मनु सिंघवी या विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग तो धमकी भरे लहजे में अब बात कर रहा है, वो तय कर रहा है कि अध्यक्ष को ही आना है, उसके अधिकृत व्यक्ति ही आएंगे, कितने लोग आएंगे, कितने नहीं आएंगे, किस सवाल का जवाब देंगे, किस सवाल का जवाब नहीं देंगे, ऐसे ही काम करता था चुनाव आयोग 90 के दशक में। संदीप, आपने तो ये बताया कि टीएन सेशन के ज़माने में मैंने रिपोर्टिंग की है। जब मैं राजनीतिक पार्टी में था तो उस वक्त इस तरीके के बहुत सारे डेलीगेशन का मैं मेंबर भी था और कुछ डेलीगेशन मैंने लीड भी किए थे जो इलेक्शन कमीशन के सामने गए थे। कभी इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं पूछा कि हमें आपके पार्टी के अध्यक्ष क्यों नहीं आए, या कभी ये नहीं पूछा कि आप पार्टी की तरफ से ऑथराइजेशन का कोई लेटर मुझे दिखा दीजिए। ये जो इलेक्शन कमीशन का जो तरीका है, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा खतरनाक है और ये अथॉरिटेरियन है। क्योंकि अगर वो ये उम्मीद कर रहे थे कि पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे तो कल क्या वो उम्मीद करेंगे कि नड्डा साहब वो बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हुए वहां जाएंगे? अरे पार्टी का अधिकार है, वो जिसको चाहे तय करे, पार्टी की राय है, पार्टी को तय करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो एडवर्सेरियल रोल है इलेक्शन कमीशन का टुवर्ड्स अपोजिशन, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि उनका काम अंपायर का है। उनका काम किसी एक के पक्ष में झुके हुए नहीं दिखना है। वो ये तय कर रहे हैं कि भैया आप 2 लोग जा सकते हैं, 5 लोग जा सकते हैं, 25 लोग। ये मैं मान सकता हूं कि वहां 150 लोग पहुंच गए तो आपके भाई आप 2 लोग, ये तो बिल्कुल जैसे ट्रेड यूनियनिज्म में जिस तरीके से होता है कि मैनेजमेंट कहा कि भाई आपके 2 ही लोग आएंगे, उन्हीं से बातचीत करेंगे, अगर आप 2 से 3 हो जाए तो हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। तो ये मैनेजमेंट तो कर सकता है, इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हैज टू बी इंपार्शियल एंड जस्टिफाइड विद बोथ अपोजिशन एंड गवर्नमेंट बोथ। लेकिन अगर आप अपोजिशन को इस तरीके से ट्रीट करेंगे, एक और एग्जांपल बहुत बढ़िया है कि पिछले बार चुनाव के पहले जब 9 अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा था, तो आप देख लीजिए कब उनको टाइम दिया था। तो इलेक्शन कमीशन लगातार अपनी विश्वसनीयता को कम करता जा रहा, और इस घटना के बाद से तो मुझे वाकई में डर लग रहा है कि संस्थाओं का जिस तरीके से पराभव हो रहा है, जिस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है, और संस्थाएं जिस तरीके से सरकार के साथ पूरी तरीके से डूब गई हैं और विपक्ष को वो एक तरीके से कंटेम्प्ट की नजर से देख रही है, ये बहुत नहीं, ये जब भरोसा उठने लगता है, या ये तो साफ दिख रहा है ना, जब चुनाव आयोग के बारे में पवन खेड़ा यहां तक कह देते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कि नहीं इनको तो अपना दफ्तर की जरूरत क्या है, ये बीजेपी के मुख्यालय में जाकर ही बैठ जाएं जब उसी की बोली बोलनी है। तो ये संस्थाओं का जो ह्रास हो रहा है, और ये लोकतंत्र में भरोसा नहीं टूट जाएगा क्या आम आदमी का? नहीं, अगर आप सीएसडीएस का सर्वे देखें तो पिछले 5 सालों में लगातार भरोसा टूटा है, और वो लगातार नीचाई पर दिखाई पड़ रहा है। आप देख रहे हैं 2024 के चुनाव में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने बिहेव किया, तब राजीव कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जिन भाषा का इस्तेमाल सत्ता पक्ष की तरफ से हुआ था, क्या उसमें किसी के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई हुई? क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये वो उस तरीके के वक्तव्य थे जिससे बाला साहब ठाकरे अपनी वोटिंग राइट सीज कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से धर्म का इस्तेमाल करके वोट मांगा। नहीं, पर यहां पर अब धमकी जैसे दी जा रही है कि भाई चुनाव आयोग धमकी दे रहा था, तो पप्पू यादव धमकी दे रहे हैं बीएलओ या किसी चुनाव कर्मी को अपने गांव में ना घुसने दें, चुनाव कर्मी को कोई कागजात, कोई डिटेल ना दें, हम देखते हैं ये नौटंकी कैसे करते हैं, सविनय अवज्ञापूर्ण बहिष्कार। ये भी तो धमकी हुई ना। आपको याद होगा कि बहुत पहले जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई चिट्ठी लिखी तो उसका जिस तरीके से जवाब दिया गया था, और मल्लिकार्जुन खड़गे को बताने की कोशिश की गई तो आप इतने सीनियर राजनेता है और आपको शायद चिट्ठी लिखना नहीं आता या आपके साथ मुद्दे उठाना नहीं आता, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे इतने नाराज हुए थे कि उनको लगा था कि मुझे हाईकोर्ट जाना चाहिए था, और जो भाषा इलेक्शन कमीशन ने यूज की थी वो ऑब्जर्वेशन को एक्सपंज कराना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि स्थिति क्यों पैदा हो रही है? मल्लिकार्जुन खड़गे हो या सीपीआई एमएल का एक एमएलए की पार्टी हो, उसको ये यकीन होना चाहिए कि जब इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा तो उसके साथ न्याय होगा, उसके साथ इंसाफ होगा, उसकी चलिए अब थोड़ा सा बिहार नहीं होगा तो फिर चुनाव आयोग का होने का अर्थ क्या है? ठीक है, अब थोड़ा बिहार में जमीन पर क्या गूंज सुनाई दे रही है। आम बिहार का वासी मतदाता जिसकी समीक्षा हो रही है वो क्या सोचता है? प्रोफेसर संजय कुमार हैं हमारे साथ, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रोफेसर साहब, बिहार में सड़क पर, गांव देहात में, खड़ौंजों में
क्या बातचीत चल रही है? आम आदमी कैसे देख रहा है इस समीक्षा को? भाई सवाल उठाता था ना विपक्ष, फर्जी वोटर हैं जी, महाराष्ट्र में गड़बड़ झाला हो गया। इसे साफ सफाई के तौर पर देख रहा है या इससे चुनाव आयोग की मनमानी और भाई ये इसी वक्त की क्यों जरूरत है जो सवाल विपक्ष उठा रहा है? क्या आवाजें सुन रही है? देखिए, बिहार में टाइमिंग को लेकर के एक सवाल है कि आखिर ये इसी रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में, जो बिहार की ज्योग्राफी है, उस ज्योग्राफी को आप भी बेहतर समझते हैं, किस तरह से कई नदियों से घिरा हुआ बिहार का अलग अलग क्षेत्र है। और जब कोसी कहर बरपाती है तो छोड़ दीजिए चुनाव आयोग की टीम को जाना और बीएलओ को जाना, सामान्य तरीके से उनको सुविधा पहुंचाने के लिए भी लोग नहीं पहुंच पाते हैं। कैमरे और टीम भी रिपोर्टिंग की नहीं, मैं ये भी मान लेता हूं कि पहुंच जाएंगे, 1 महीने में सब घरों में पहुंच जाएंगे, पर बिहार की थोड़ी स्थिति बताइए। कितने लोगों के पास, जो विपक्ष कह रहा है कि भाई 2 करोड़ 94 लाख लोग हैं जो 2003 के बाद पैदा हुए, अब उनसे कहा जा रहा है अपना और अपने माता और पिता दोनों का जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, ये मिलेगा? सवाल ही नहीं उठता है कि माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र वो उपलब्ध करा पाएंगे, वो कहां से? उनके हो सकता है कि डेथ सर्टिफिकेट अगर कुछ लोग बनवा के रखे हुए होंगे तो अलग बात है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र वो अपने माँ का और अपने पिता का रखे हुए होंगे, इस पर तो मुझे डाउट है। ये इसमें कहीं कोई व्यवहारिकता मुझे नहीं दिखती है। दूसरी बात, अभी जो आधार कार्ड पर बात हो रही थी, मैं जरा बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही बता देता हूँ। भाई, आपने आधार कार्ड को क्या दिया? आइडेंटिटी दिया, फिंगरप्रिंट, आपने बजाते आइरिस का फोटोग्राफ किया कि भाई एक के आंख की पुतली दूसरे के आंख से नहीं मिलती है, और उसमें भी अगर आपको डुप्लीकेसी की गुंजाइश लगती है कि नहीं, डुप्लीकेसी हो जाती है और फर्जी तरीके से बना लेते हैं, तो जिस प्रमाण पत्र की बात आप कर रहे हैं 11 जो आपने डाला है, क्या इसमें फर्जीवाड़ा की गुंजाइश? हाँ, यहाँ पर हमारे एक दर्शक थे कि 100 रुपए में वो कह रहे हैं आधार कार्ड फर्जी बन जाते हैं, तो फर्जी तो सब कुछ बन जाता है, फिर तो आधार कार्ड से लिंक क्यों हो रहा है इलेक्टोरल रोल? नहीं, लिंक होकर के बजाते वोटिंग हुआ। एक डेटा मैं देख रहा था कि भाई पिछली बार 22 करोड़ मतदाताओं को आधार से लिंक नहीं किया गया, मतलब बाकी मतदाताओं को तो आधार से 96 करोड़ मतदाता थे, 22 करोड़ नहीं हुए, तो सीधा सीधा गणित है कि 74 करोड़ मतदाता देश के, उनका आधार लिंक हो चुका है इलेक्टोरल रोल से, सीधा गणित है जी। बिल्कुल, तो फिर आखिर उस आधार कार्ड को आपने किनारे क्यों कर दिया? एक दूसरी बात, 77,895 बूथ हैं बिहार में जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। मान लिया जाए कि 4 करोड़ 96 लाख मतदाताओं को आपने कहा कि बस केवल फॉर्म भर देनी है। वो जो 20% माइग्रेंट जो बिहार से बाहर हैं, अगर बीएलओ जाता भी है फॉर्म लेकर के, कौन फॉर्म भरेगा? घर में तो केवल महिलाएं हैं, जो बिहार की जमीनी हकीकत में बता रहा हूं, और उनके जो मेल मेंबर हैं वो कहीं खेतों में काम करने गया है, कहीं फैक्ट्रियों में काम करने गया है, कहीं और मेट्रोपॉलिटन सिटी में कुछ रोजगार करने गया है, वो फॉर्म भरने आएगा क्या? या वो जो घर में जो वो कैसे भरेगा? तो व्यवहारिक जो दिक्कतें हैं, जमीन पर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या उनका संज्ञान नहीं लेगा? या दौर वो आ गया है? 90 के दौर में कांग्रेस में एक बात कही जाती थी कि ना खाता ना बही, जो केसरी कहे, सीताराम केसरी उनके कोषाध्यक्ष भी होते थे, बाद में अध्यक्ष भी बने, जो केसरी कहे वही सही। तो ना खाता ना बही, ना कोई सवाल ना कोई जवाब, जो चुनाव आयोग कहे क्या वही सही है? ये लोकतंत्र के लिए सही है? क्या हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, या इन सवालों से, इन विवादों से लोकतंत्र दरअसल कमजोर भी होता है? वोट पर चोट पड़ रही है क्या? सोचिए इस बारे में।